Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start the next lecture, which is on classification of organic compounds, chapter number 7, topic 3. कल हमने reforming cracking के बारे में पढ़ा था. So now we are going to study the classification of organic compounds, chapter 7, topic 3. Okay, so let's start our lecture. ओके, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. लेट मी रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट फॉर यू अगेन. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, तो हम इनको हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी दे देते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कोई एक दस नौ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स right now because we can prepare organic compounds in laboratory as well. तो हम बहुत सारे organic compounds produce कर चुके हैं. It is practically not possible to study each individually compound. हम हर एक एक compound को उठा के separately जो है वो discuss नहीं कर सकते, इसलिए हम इनकी categories बना देते हैं और हम classification के categories wise हम इसको discuss करते हैं. सो टू फैसिलिटेट देयर स्टडी, अगर हम इस स्टडी को फैसिलिटेट करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई करते हैं वेरियस ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर. कुछ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर हम इनको डिवाइड कर लेते हैं. सो दे मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस. एक हमारे पास है ओपन चेन एसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरी हमारे पास क्लोज चेन और साइक्लिक यानी रिंग कंपाउंड्स. ठीक है, एक है हमारे पास ओपन चेन यानी एसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा है हमारे पास क्लोज चेन यानी साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स. ओपन चेन से मुराद ये है कि एक स्ट्रेट चेन होगी जो ओपन फॉर्म में मौजूद होगी और ओपन चेन का दूसरा नाम एसाइक्लिक है. और जो क्लोज्ड चेन है जो रिंग की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है वो साइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइकिल स्टार्ट होता है और फिर दूसरा पॉइंट आके वहीं पे अटैच हो जाता है, वो बंद हो जाता है, इसलिए हम इसको साइक्लिक या क्लोज्ड क्योंकि वो ओपन नहीं है, या फिर हम इनको रिंग कंपाउंड का नाम भी देते हैं. ठीक है, इनको हम रिंग कंपाउंड का नाम भी देते हैं. अब हम सबसे पहले ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे. ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं ये दिस टाइप ऑफ कंपाउंड है जो कंटेन करते हैं ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स. ये क्या कंटेन करते हैं, इनके अंदर ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं. ठीक है, ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, लेकिन ओपन होगा कहीं पहला कार्बन और उस पूरी चेन का आखिरी कार्बन आपस में अटैच नहीं होगा, तो दिस इज ओपन चेन. ये चेन में बी ब्रांच्ड. ठीक है, अब ये इसकी टाइप्स हैं. ओपन चेन कैन बी ब्रांच्ड एंड ओपन चेन कैन बी नॉन ब्रांच्ड यानी स्ट्रेट chains. Open chain can be branched and open chain can be non-branched यानी straight chains. Open chain compounds जिनको हम acyclic compound भी कहते हैं उनको हम एक और नाम से भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड्स. तो अब हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स के तीन नेम्स है. नंबर वन ओपन चेन, नंबर टू एसाइक्लिक कंपाउंड्स, नंबर टू एलिफेटिक कंपाउंड्स. स्ट्रेट चेन और नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स. जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं या जो नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स हैं यानी उनके अंदर ब्रांच कोई नहीं है, वो सिर्फ एक सीधी जो है वो लाइन है, उसमें हम कहते हैं कि these organic compounds in which the carbon atoms are connected in series to one another. ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन एटम्स कनेक्टेड हैं सीरीज के अंदर एक दूसरे के साथ. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3. ये जो नीचे आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया है एन ब्यूटेन का यानी सीधी चेन ऑफ ब्यूटेन, चार मॉलिक्यूल, इसमें चारों कार्बन एटम एक सीधी लाइन में एक दूसरे के साथ अटैच है. इसी तरह से ये इसके अंदर भी सीधी लाइन में चारों कार्बन एटम्स अटैच हैं और इसके अंदर पांचों कार्बन एटम्स, चार कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम सीधी लाइन के अंदर आपस में अटैच है. इसका मतलब ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स है, इनमें कोई ब्रांच नहीं है, इनमें कोई स्ट्रेट चेन के अलावा और कहीं को जो है वो एक्सटेंशन नहीं है. हाँ, अगर इधर कोई और कार्बन एटम अटैच होता है या इधर कोई और कार्बन एटम अटैच होता है, इधर होता है, तो हम कहते हैं कि ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, इस स्ट्रेट चेन की ये भी ब्रांच है. तो ये सारी ब्रांच्ड कार्बन जो है वो हमारे पास आ जाते हैं. अब जो ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स जो है वो अटैच होते हैं ऑन द साइड्स ऑफ चेन.
साइड्स ऑफ चेन मतलब अगर हम ये 4 कार्बन वाला देखें तो पहले ये एक स्ट्रेट चेन है क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद है और ये इसकी ब्रांच है। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर 3 स्ट्रेट चेन में तो ये हमारी मेन चेन है और ये उसके ऊपर ब्रांच लगी हुई है। इसी तरह से अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो 2 मैक्सिमम सीधी चेन्स आ सकती हैं। नंबर 1 मैक्सिमम सीधी चेन या तो ये आएगी, नंबर 1 चेन इज दिस एंड नंबर 2 चेन इज ये जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रही हूँ दिस। हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने चूज कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट अभी बताऊंगी, लेकिन हम इस टाइम पे किसी को भी चूज कर सकते हैं। फर्ज करने के हमने चूज कर लिया इस ग्रीन वाली को ही हमने चूज कर लिया, तो अब ये और ये साइड इसकी ब्रांचेस हैं। लेकिन अगर हम चूज करते हैं इस स्ट्रेट चेन को, ठीक है, तो फिर ये और ये इसकी ब्रांचेस हैं। अब हमारे पास ये हमारे पास किस चीज की एक्सप्लेनेशन थी? ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी ओपन चेन की। ओपन चेन को हम ए साइक्लिक भी कहते हैं और जो इसका थर्ड नेम है वो अब आप हम जो है वो इस पोल में आंसर करेंगे। The poll is on your screen and you have to answer this poll in 30 seconds. Okay, I'm ending the poll now. And yes, जो ओपन चेन है उनका एक नाम एली ए साइक्लिक है तो दूसरा एलिफेटिक है। ठीक है, ओपन चेन के आगे से दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन, जिनको हमने अभी स्टडी किया है विद एग्जांपल्स। अब हम पढ़ने लगे हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, यानी बंद चेन वाले कंपाउंड जिनका दूसरा नाम साइक्लिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड जो है ये कंटेन करते हैं क्लोज चेन और रिंग्स ऑफ एटम्स, जिन्हें हम साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स इनकी, टोटल टू टाइप्स हैं। नंबर 1 इज होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और नंबर 2 इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, होमो का मतलब हमेशा याद रखें, होमो का मतलब होता है, सेकेंड, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो होमोसाइक्लिक में, होमोसाइक्लिक मतलब सेम साइकिल वाले, ठीक है, या सेम रिंग वाले इज होमोसाइक्लिक। और रिंग में कहीं अगर कोई और एलिमेंट मौजूद होगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। अब होमोसाइक्लिक में सेम रिंग में कार्बोसाइक्लिक भी आ रहा है, यानी पूरा रिंग अगर कार्बन का होगा तो इट विल बी होमोसाइक्लिक, लेकिन अगर कार्बन में से रिंग में कहीं पे भी कोई और जो है वो एलिमेंट मौजूद होगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। सो जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं उनकी टू टाइप्स हमने पढ़ी हैं। नंबर 1 इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड नंबर 2 इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम फर्दर इनको अच्छे से विद एग्जांपल्स करते हैं। जो हमारे पास होमोसाइक्लिक हैं
जिनका होमोसाइक्लिक का फर्दर आगे दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। ये वो कंपाउंड है जिनके अंदर इन विद द रिंग जो है वो कंसिस्ट होगा ओनली कार्बन एटम। जो पूरा रिंग होगा बेशक वो 4 से मिलके बना है, 5 से मिलके बना है, 6 से 7 से 8 से मिलके बना है, पर ओवरऑल उस पूरे रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन मौजूद होंगे, कार्बन के अलावा कुछ नहीं मौजूद होगा। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स इस तरह के कंपाउंड होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया है इनटू एसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम उन रिंग्स की बात कर रहे हैं जो सिर्फ कार्बन से मिलके बने हैं और कार्बन से मिलके क्लोज चेन। सबसे पहले हमने क्लोज चेन के बारे में पढ़ा है। क्लोज चेन को फर्दर आगे डिवाइड किया गया है इन होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसके अंदर रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन मौजूद है। हेट्रोसाइक्लिक में अदर देन कार्बन मौजूद है। तो अब जो होमोसाइक्लिक हमारे पास है, जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके उसको फर्दर क्लासिफाई किया है इनटू एसाइक्लिक यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक? दिस इज द टेबल फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स पहले हम पढ़ते हैं। जो होमोसाइक्लिक यानी सेम कार्बन होंगे उसके अंदर वेरिएशन क्या आएगी? ये कंटेन करते हैं रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन्स एटम रिजेंबलिंग एलिफेटिक कंपाउंड और कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम मौजूद होते हैं। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन जो है वो मौजूद होते हैं और वो रिंग बनाते हैं। ये एलिसाइक्लिक होते हैं। अगर 3 कार्बन जुड़े होंगे तो वो ट्राइंगल की फॉर्म में रिंग बनाएगा। अगर 3 होंगे तो ट्राइंगल की फॉर्म में बनाएगा, अगर 4 होंगे तो स्क्वायर, अगर 5 होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। तो सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जनरल फॉर्मूला CnH2n। सेचुरेटेड का क्या मतलब है कि सारे तमाम सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं। तो इनका जो मेन फॉर्मूला है वो है CnH2n। We have examples of alicyclic hydrocarbons. One or more hydrogen atoms present in those compound may be substituted by other group or atoms. अगर हम इसको देखें तो ये 3 वाला है और ये क्या बना रहा है? ये ट्राइंगल की शक्ल दे रहा है। ये 4 हाइड्रोकार्बन, 4 कार्बन से मिलके एक साइक्लिक कंपाउंड बना है जो कि एलिसाइक्लिक है। इसके अंदर सिर्फ जो है वो कार्बन्स मौजूद हैं और हमने कहा था 3 से ज्यादा। तो ये देखें, ये 5 वाला हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, ये 6 वाला हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है और ये 7 वाला हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। नाउ aromatic compounds. Aromatic compounds are those carbocyclic compounds that contain at least one benzene ring. अगर हम पीछे देखें एलिसाइक्लिक के अंदर तो इसमें 3 है, इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है। ये 4 है, इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है। ये 5 है, इसके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं है। ये 6 है, ये इसमें कोई बेंजीन का रिंग मौजूद नहीं है। अब एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एट लीस्ट एक बेंजीन का रिंग जरूर मौजूद हो। नाउ व्हाट इज बेंजीन रिंग? सो बेंजीन रिंग, अगर हम ये अभी पीछे जाके ये छठा भी देख लें, बेंजीन असल में 6 कार्बन से मिलकर बना होता है, लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट अ बेंजीन रिंग। क्यों? क्योंकि बेंजीन के होने की सबसे पहली निशानी ये कि उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद होंगे और 3 सिंगल बॉन्ड मौजूद होंगे। 6 कार्बन इस शर्त नंबर 1 कि 6 कार्बन होने चाहिए बेंजीन रिंग के अंदर। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसके अंदर ऑल्टरनेटिव 3 डबल बॉन्ड और ऑल्टरनेटिव 3 सिंगल बॉन्ड मौजूद हों। अगर हम पीछे ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं दोबारा तो इसके अंदर 6 कार्बन तो मौजूद हैं पर डबल बॉन्ड एक भी नहीं है। तो अब हम आगे बेंजीन रिंग को पढ़ते हैं। दीज बॉन्ड्स आर यूजुअली शोन इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। नाउ सी दिस डायग्राम। इफ यू सी दिस डायग्राम, इसमें बेंजीन रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड ये मौजूद है, एक डबल बॉन्ड ये मौजूद है और एक डबल बॉन्ड ये मौजूद है। ठीक है, सॉरी, दिस इज द सो थर्ड डबल बॉन्ड इज हियर। सो इन दिस डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखते हैं तो एक डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, एक डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, एक डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, एक सिंगल बॉन्ड ये है, सिंगल बॉन्ड ये है, सिंगल बॉन्ड ये है। यानी एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड और इस तरह से पूरा एक रिंग बना हुआ है। तो जिन जिन स्ट्रक्चर के अंदर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड करते हुए 3
डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो 3 सिंगल बॉन्ड के साथ, तो उसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं। और जिन जिन स्ट्रक्चर में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग, 2, 3, 4 जितने भी बेंजीन रिंग मौजूद होंगे वो एरोमेटिक के अंदर आएंगे। और अगर किसी ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर, होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें तमाम पॉइंट्स जो हैं वो कार्बन ही हो लेकिन उसके अंदर बेंजीन का रिंग का स्ट्रक्चर ना हो, तो वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। So this is the main difference between alicyclic and aromatic compounds. Alicyclic or aromatic compounds are the classification of homocyclic compounds. Now, aromatic compounds may have a side chain or a functional group. अब एरोमेटिक कंपाउंड्स का साइड चेन भी हो सकती है, उनके स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये नीचे हमारे पास बेंजीन रिंग लगा है और अगर बेंजीन रिंग के बिल्कुल ऊपर एपिक्स पे CH3 का ग्रुप लगाओ तो हम इसको टॉलीन का नाम दे देते हैं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एपिक्स पे OH का नाम लगा हो तो फिर इसको फिनोल का नाम दिया जा सकता है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OH यानी CHO का हो तो इसको हम एल्डिहाइड का नाम दे सकते हैं। और क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया है। और अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो फिर हम इसको नाइट्रो बेंजीन का नेम दे देते हैं। तो क्योंकि इसके ऊपर CH3 ग्रुप था ये टॉलीन है, इसके ऊपर OH ग्रुप था ये फिनोल है। अल्कोहल हुआ ना तो फिनोल हुआ, क्योंकि असल में है अल्कोहल लेकिन नीचे बेंजीन रिंग लगा है तो इसलिए हम इसको फिनोल कहेंगे। और अगर बेंजीन के ऊपर एक एल्डिहाइड का ग्रुप लगा हो तो ये बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। इफ यू रिमेंबर, तो एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। और इसी तरह से अगर नाइट्रो ग्रुप लगाओ बेंजीन के ऊपर तो ये नाइट्रो बेंजीन बन जाता है। अब हमने वो तो आउट ऑफ द चेन चीजें थी कि एक बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कुछ लगा है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो एक से ज्यादा बेंजीन रिंग भी रख सकते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये रिंग फ्यूज्ड टुगेदर हैं, यानी रिंग्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब ये देखें, नंबर 1 बेंजीन रिंग, नंबर 2 बेंजीन रिंग, एंड दिस इज नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल्स जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उनका स्ट्रक्चर, नाउ यू कैन टेल एनीवन कि नेफ्थलीन जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है उसका स्ट्रक्चर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है। और यह है एंथ्रासीन जिसमें 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब हमारे पास जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं? हेट्रो का मतलब है डिफरेंट और साइक्लिक का मतलब है साइकिल। ऐसे कंपाउंड जिनमें डिफरेंट साइक्लिक चेन्स हों। अब अगर हम देखें तो वो कंपाउंड जिनके अंदर जो रिंग है वो कंसिस्ट होता हो एक एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड और कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जनरली एक या एक से ज्यादा एटम ऑफ एन एलिमेंट मौजूद होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये देखें, असल में ये 6 रिंग का स्ट्रक्चर है। 6 रिंग के स्ट्रक्चर में वी हैव 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5वां कार्बन, बट छठे कार्बन की जगह क्या आ रहा है? नाइट्रोजन आ रहा है। इसका मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वें कार्बन की जगह ऑक्सीजन आ गया है। इसका मतलब ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर आप इसको देखें तो इसमें भी इसी तरह से 5 कार्बन हमारे पास मौजूद हैं और 5th की जगह NH का ग्रुप लगा हुआ है। और अगर हम ये थायोफीन देखें तो इसमें भी 4 कार्बन मौजूद हैं और 1 कार्बन की जगह सल्फर लगा हुआ है जो कि थायोफीन बन गया है। सो दीज आर द 4 हेट्रोएटम्स। So this was the classification of an organic compound जिसका आज हमने study किया है। For your more clarification, I'm sharing the screen and I'll show you a video. Let's understand the classification of organic compounds. Based on the structure, the organic compounds are classified like this. They are basically divided into 2 different types. One, the open chain. The second one, the closed chain compounds. And these closed chain compounds are again divided into homocyclic and heterocyclic. And both of them individually divided into alicyclic and aromatic separately.
Let's understand this one after the other. The first one, open chain compounds or the acyclic compounds. So these compounds contain open chains of carbon atoms in their molecules. Means the terminal carbon atoms are completely free and they are not linked with each other. Means the chain is open. So that is the reason why we call it as open chain compounds or acyclic compounds. They are not in the form of a closed ring. If we take an example of propane, it is like this: CH3, CH2, CH3, isn't it? So in this propane, all the three carbon atoms are linked with each other and the terminal carbon atoms are completely free. Completely free means, of course, they are linked with hydrogen, but they are not linked with each other in order to form a closed ring. Take another example of pentane. We'll write like this: CH3, CH2, 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 CH3. This is pentane, and here also the terminal carbon atoms are not linked with each other. So we call them as acyclic compounds or open chain compounds. It need not to be always a hydrocarbon. It can be any compound. When we take the case of acetic acid, again here, this is an example of open chain compounds. So the organic compounds are basically divided into open chain. The second one, the closed chain. These compounds contain one or more closed chains or rings of atoms in their molecules. Means in this case, the terminal carbon atoms of the compound, they are linked with each other in order to form closed rings. So that is the reason why we call them as cyclic compounds or closed chain compounds. And these are further divided into two different types. One, homocyclic compounds. The second one, heterocyclic compounds. So what are these? These are the compounds in which the two terminal carbon atoms are linked with each other in order to form a closed ring. So it can be a 3-membered ring or a 4-membered ring or 5-membered ring or even a 6-membered ring, so on. So here the carbon atoms are linked in the form of a closed ring. And these are divided into two types. The first one, homocyclic or carbocyclic compounds. And what are these homocyclic compounds? These are the compounds which contain rings and made up of atoms of only one kind. Means the entire ring is made up of carbon atoms only. Here, the entire ring is made up of only the atoms of one element. So we call it as homocyclic. As the entire ring is made up of carbon atoms only, we call it as carbocyclic compounds. And these are further divided into two different types. One is alicyclic and the second one aromatic. Let's understand this. In case of alicyclic compounds, these are the carbocyclic compounds which resemble aliphatic compounds in most of their properties. Means these are the cyclic compounds in which the carbon atoms are linked with each other to form a closed ring-like structure. For example, if I write cyclopropane, the three carbon atoms are linked with each other in order to form a ring, and all these are remaining hydrogens. And even though these are the cyclic compounds, they resemble with the aliphatic compounds in most of their properties. That is the reason why we call them as alicyclic compounds. Cyclic compounds resembling aliphatic compounds. If we take another example, it is cyclobutane, where we can write the 4 carbon atoms linking with each other to form a closed ring like this. Then cyclohexane, the 6 carbon atoms are linked with each other in order to form a closed ring. This is cyclohexane. So for understanding purpose, let me ask you to write all these compounds in terms of bond line method. How you will write? We simply write in terms of lines, and it automatically means that at this vertex there is CH2, again is CH2 here, and again is CH2 here. And cyclobutane we represent in this way, and cyclohexane we represent in this particular way. In bond line method, no need to write the atoms of carbon and hydrogen, only we write the atoms other than these two. The next one, the aromatic compounds. So these are also the cyclic compounds, that is carbocyclic compounds, which contain alternate double and single bonds between the carbon atoms. So what will be the best example here? It is nothing but benzene, in which the 6 carbon atoms are linked with each other by alternate double bonds and single bonds. And all the remaining are hydrogens here, like this. And simply we can write like this, not representing the carbon and hydrogen atoms. And these carbocyclic aromatic compounds are again divided into two different types. One, the benzenoid, and the second one, non-benzenoid compounds.
Let us see the benzenoid compounds. The name itself indicates that they contain one or more number of the benzene rings. When more number of benzene rings are there, definitely they are fused together. So, under the heading of carbocyclic compounds, we are discussing aromatic compounds. In that aromatic compounds, as benzene ring is present in these compounds, we call them as benzenoid aromatic compounds. The best example being the benzene. This is benzene. And when you take the case of naphthalene, it has two benzene rings fused together, and this is naphthalene. And in the case of anthracene, three benzene rings are fused together in this particular way. Here is the third ring. So these are the cyclic compounds in which the entire ring is made up of only carbon. So we call them as carbocyclic. And in this one, as there are alternate double bonds and single bonds in between the carbon atoms, we call them as the aromatic compounds. And as definitely they contain at least one benzene ring, we can call them as the benzenoid compounds. Then regarding the non-benzenoid aromatic compounds, these are the aromatic compounds which do not contain a benzene ring. So they are aromatic in nature, means with alternate double bond and single bond, but they do not have a benzene ring. Remember one thing here, I am not giving the entire characteristic of aromatic compounds here. This one we shall discuss separately under the heading of aromatic compounds, that is during the discussion of benzene. We will go deep into the organic chemistry one after the other. So for this non-benzenoid aromatic compound, one good example is azulene, and its structure is like this. This is azulene. So till now we had covered this classification, that is classifying organic compounds into open chain and the closed chain. In that closed chain we have two different types, that is homocyclic and heterocyclic. So we had covered this part, alicyclic and aromatic, under the heading of homocyclic. So now we need to discuss this particular part, that is heterocyclic compounds. Let's see, what are heterocyclic compounds? These are the cyclic compounds in which the rings are made up of one or more atoms of nitrogen, oxygen, sulfur, etc. in addition to the carbon atoms. In the case of carbocyclic compounds, the entire ring is made up of only carbon atom. But in this particular case, the ring contains carbon atoms, the ring contains some additional atoms like nitrogen, oxygen, sulfur, etc. in addition to the carbon atoms. So that is the reason why we call it as heterocyclic compounds. And again, these are divided into two different types, alicyclic and aromatic, same as that of homocyclic compounds. And what are these alicyclic compounds? Again, these are the cyclic compounds containing one or more heteroatoms in the ring, resembling the aliphatic compounds. So what's the meaning of one or more heteroatoms? It is nothing but like nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, etc. So the ring contains any one of these atoms along with the carbon atoms. Even though these are the cyclic compounds, they resemble with the aliphatic compounds in their properties. So we can say like this, the aliphatic cyclic compounds containing one or more heteroatoms in the rings, they are the alicyclic heterocompounds. The examples for this are, this is one which we call it as tetrahydrofuran. As I mentioned earlier, all these are CH2 groups. Another example, this is tetrahydropyrrole, and this one tetrahydrothiophene. Then the second type, that is aromatic compounds under the heading of heterocyclic compounds. So these are the aromatic cyclic compounds containing one or more heteroatoms in their molecules. So these are the cyclic compounds containing atoms of nitrogen, oxygen, etc. other than carbon atoms, and they are aromatic in nature. So they are called as the aromatic heterocyclic compounds. ओके, आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, अब वो इस वीडियो के बाद ज़्यादा क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर यहाँ पे हमारा जो है वो ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, बट देयर इज अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू लास्ट स्लाइड.
Okay, so yes, we are going to revise our last topic of tomorrow's lecture. जो हमारा कल का लेक्चर था उसको एक दफ़ा हम ज़रूर रिवाइज करने लगे यहाँ पर, जो कि क्रैकिंग और पेट्रोलियम के ऊपर था। क्लासिफिकेशन आज की हमारी पूरी हो चुकी है। सो बेसिकली जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास जो पेट्रोलियम की अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो हमारे पास सिर्फ 20% गैसोलीन आता है। ड्यू टू इट्स हाई डिमांड, ये जो सप्लाई है, ये जो गैसोलीन की हमारी डिमांड है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको मीट करने के लिए सिर्फ 20% गैसोलीन से तो काम नहीं हम चला सकते। इस पर्पस के लिए फिर हम केरोसिन ऑयल या जो गैस ऑयल होता है उसकी क्रैकिंग करते हैं और उससे गैसोलीन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। सो क्रैकिंग की डेफिनेशन क्या थी? क्रैकिंग का कल आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये ब्रेकिंग है हायर हाइड्रोकार्बन्स का, जिनके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इनको हम वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर तोड़ तोड़ के, एक बड़ी चीज को हम तोड़ के छोटी चीज में बस कन्वर्ट कर देते हैं। जब बड़ी चीज का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, जब वो छोटी की फॉर्मेशन में आती है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट एकदम से लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हायर हाइड्रोकार्बन जैसे C16834 है, उसको जब हम स्प्लिट करते हैं तो वो तीन जैसे C7H16 CH2 और CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम सी सिंगल बॉन्ड सी को लॉन्ग चेन अल्कीन को तोड़ के अल्कीन और अल्केन दोनों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बनने वाला जो प्रोडक्ट है, यानी वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है। जो कॉम्पोजिशन है प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है कंडीशंस पे जो हम उसको दे रहे होते हैं, क्रैकिंग के लिए। अब हमारे पास क्रैकिंग के प्रोसेस के तीन मेन टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आती है थर्मल क्रैकिंग, जिसमें हम हीट बहुत ज़्यादा देते हैं। कैटालिटिकल क्रैकिंग, जिसके अंदर हम एक कैटलिस्ट के एडिशन करवाते हैं, और साथ स्टीम क्रैकिंग, जिसके अंदर हम स्टीम की एडिशन करवाते हैं। सो द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बेसिकली एट हाई टेम्परेचर कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। इससे हम इथीन और प्रोपीन जैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमें टेम्परेचर इन थाउजेंड, इन 20,000 30,000 देना पड़ता है। एज कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग वी प्रेफर कैटालिटिकल क्रैकिंग, जिसके अंदर हम टेम्परेचर सिर्फ 500 से 500 डिग्री से नीचे रखते हैं, प्रेशर हम 2 atm से नीचे रखते हैं, और एक सूटेबल कैटलिस्ट डाल के रिएक्शन जो 4 घंटे में होना होता है उस रिएक्शन को 2 घंटे में करके अपनी यील्ड जो है वो डबल से ट्रिपल कर सकते हैं। सो टिपिकल कैटलिस्ट जो कैटालिटिकल क्रैकिंग के अंदर इस्तेमाल होता है वो मिक्सचर होता है सिलिका SiO2 एंड एल्यूमिना Al2O3 का। और हम कैटालिटिकल क्रैकिंग करवाते हैं ताकि हम बेटर क्वालिटी गैसोलीन का ऑब्टेन, यानी बेटर क्वालिटी गैसोलीन को फॉर्मेशन कर सकें या बना सकें। अगर हमने बेटर क्वालिटी गैसोलीन बनानी हो जिसका हायर ऑक्टेन नंबर हो, तो फिर हम कैटालिटिकल क्रैकिंग का ऑप्शन जो है वो चूज करते हैं। अगर हमने स्टीम क्रैकिंग करनी है तो उस पर्पस के लिए हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को पहले वेपर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। वेपर में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको मिक्स करते हैं विद स्टीम। स्टीम में मिक्स करने के बाद हम उसको हीट करते हैं फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अबाउट 900 डिग्री सी, और फिर एकदम से उसको कूल कर देते हैं। ये प्रोसेस इंतहाई सूटेबल है फॉर ऑब्टेनिंग द लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हमने सिर्फ लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, अगर हमने हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड मीन्स डबल और ट्रिपल जो है वो बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन लेने हो तो हम स्टीम करेंगे। और अगर हम लोगों ने बेटर क्वालिटी गैसोलीन लेनी हो तो फिर हम लोग उसकी जो है वो थर्मल क्रैकिंग की जगह सिंपल कैटालिटिकल क्रैकिंग करेंगे, जिसके अंदर हम SiO2 और एल्यूमिना का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम क्रैकिंग करते हैं तो डिफरेंट जो है वो बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, बेंजीन है। और ये तमाम जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ केमिकल बनाने में, जैसे एथेनॉल, फिनोल, एसीटोन। हमारे वॉशिंग डिटर्जेंट, सोप हो गया, वॉशिंग सोडा जो होता है हमारे पास पाउडर, वो हो गया। साथ जो प्लास्टिक्स है, सिंथेटिक फाइबर है, ड्रग्स है, ड्रग्स से मुराद यहाँ पे मेडिसिन है। नेक्स्ट हमने कल टॉपिक कवर किया था रिफॉर्मिंग का, और रिफॉर्मिंग के टॉपिक में हमारे पास आया था नॉकिंग। नॉकिंग क्या होता है? हम मैंने डिफाइन किया था कि नॉकिंग है एक
मेटालिक सी साउंड प्रोड्यूस होती है इन आर इंजन जब हम लो क्वालिटी का, गंदी क्वालिटी का फ्यूल यूज कर रहे होते हैं। इन केमिस्ट्री लो क्वालिटी फ्यूल इज इक्वल टू लो ऑक्टेन नंबर। अगर ऑक्टेन नंबर कम हो तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल भी पुअर होती है। तो अगर पुअर हो तो वो नॉकिंग प्रोड्यूस करती है और जो कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन भी गिरा देती है। नाउ व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? तो बेसिकली ऑक्टेन नंबर इज अ क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंप्रूव हो जाती है और जो इंजन की एफिशिएंसी है वो रिड्यूस नहीं होती। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जो सीधे चेन वाले हैं, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इज, बिकॉज अभी हमने क्लासिफिकेशन कवर किया है। तो जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका बहुत लो ऑक्टेन नंबर होता है, यानी वो बहुत ही बुरे और गंदे फ्यूल्स बनाते हैं। अगर हम लोगों ने अगर अच्छे क्वालिटी के फ्यूल प्रोड्यूस करने तो हमें ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो इस्तेमाल करने होंगे। आई एम रिवाइजिंग दिस टॉपिक बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, ये इसके अंदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का कॉन्सेप्ट था। तो आज हमने क्योंकि क्लासिफिकेशन पढ़ी है तो इट विल बी इजी फॉर यू कि हम अब इसकी क्लासिफिकेशन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने कहा जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैं उनका ऑक्टेन नंबर कम होता है, वो पुअर फ्यूल बनाते हैं। जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है उनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है और वो गुड क्वालिटी फ्यूल बनाते हैं। नाउ व्हाट इज रिफॉर्मिंग? तो बेसिकली अगर एक फ्यूल हमारे पास है और उसका ऑक्टेन नंबर बहुत कम है और हमने अगर उसका ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव करना है तो हम रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट किया और हमें पता चला जो आइसो ऑक्टेन है, या आइसो ऑक्टेन इज एक्चुअली उसका दूसरा नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटीन। ये आसानी से बर्न हो जाता है और उसका ऑक्टेन नंबर ऑलमोस्ट 1000 है, विच इज़ वेरी गुड। तो जो ये केमिकल है आइसो ऑक्टेन या 2,2,4, इसे हम इंजन के अंदर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कन्वर्जन, जो रिफॉर्मिंग का प्रोसेस है, इसमें कन्वर्जन होती है। जो हमारे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं इनको हम तोड़ के छोटे में कन्वर्ट करने के बजाय हम इनको ब्रांच्ड चेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इफ यू सी दिस इज अ स्ट्रेट चेन और इसी को हमने कैटलिस्ट और टेम्परेचर इस्तेमाल करते हुए इसको हमने, एक ही ये मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ा नहीं है पर इसको हमने ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया है। अब जब हमने इसको ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया तो इट कैन बी यूज एज अ गुड क्वालिटी फ्यूल and it will not produce any knocking in our engine and it will not reduce the efficiency of our engine. And other than this, it can improve the efficiency of engines as well. It will not produce any spark in our engine. सो व्हाट इज टेट्राइथाइल लेड? ऑक्टेन नंबर ऑफ द पुअर फ्यूल कैन ऑल्सो, अगर हमारे पास कोई बहुत ही गंदी क्वालिटी का फ्यूल है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए वी कैन मिक्स इट विद द ट्राइथाइल लेड। लेकिन ट्राइथाइल लेड को TEL जो है वो उसको यूज करने का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और वो नुकसान क्या है और हम टेट्राइथाइल लेड को क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट है। पर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। हम इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि ये हवा के अंदर जो है वो मेटेलिक लेड प्रोड्यूस कर देता है और मेटेलिक लेड जो है वो पॉइजनस होती है। मेटेलिक लेड जो है वो पोल्यूशन कॉज करती है और पोल्यूशन की वजह से हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है उसके अंदर अगर पोल्यूशन है और हम उसी इन्वायरमेंट में ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें तो हमारे लंग्स में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम ट्राई इथाइल, जो टेट्राइथाइल लेड है C2H5 4 PB, PB इज लेड, C2H5 इज टेट्रा इथाइल। तो टेट्रा इथाइल लेड का इस्तेमाल क्यों जो है वो मुमकिन नहीं है? वो इसलिए है क्योंकि इससे हमें कैंसर हो सकता है। इसलिए टेट्रा इथाइल लेड को एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करने की बजाय हम रिफॉर्मिंग के प्रोसेस के थ्रू पुअर फ्यूल्स को गुड क्वालिटी फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कल का लेक्चर था जो मैंने 5 मिनट्स के अंदर रिवाइज कर दिया है। If you have any question related to this topic, you can ask me next 1 minute. If not, then I will start asking a questions. Okay, I'm generating a poll now.
Okay, so this is your question which is on your screen. You have to answer that in 30 seconds that this is yes or this is no. Benzene rings have alternate single and double bond. Yes or no? You have to answer this in 30 seconds. Okay, I'm ending the poll in 10 seconds. Okay, I'm ending the poll now. Okay, so this was our lecture for today. आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक अमाउंट पढ़ी है, साथ हमने रिफॉर्मिंग और क्रैकिंग को रिवाइज किया है. टुमारो वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, and we will cover this chapter in this week inshallah, and then we will start our next chapter, which will be chapter number 8. Till then, if you have any question, you can ask me, or you can ask me any question in the first 5 minutes of the next lecture. Allah Hafiz and thank you.